आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों इस वीडियो पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ मॉडल पेपर नंबर 2 के सॉल्यूशन के बारे पे। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो पे मैंने कंप्लीट मॉडल पेपर 2 के सॉल्यूशन के बारे पे बताया है। दोस्तों इस वीडियो पे मैंने जिस मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के बारे पे बताया है और हो सकता है मैंने आपको जो मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया है उसमें सीक्वेंस में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। यानी कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये मॉडल पेपर नंबर 1 की हो सकती है, मॉडल पेपर नंबर 2 की हो सकती है, मॉडल पेपर नंबर 3 की हो सकती है या फिर मॉडल पेपर नंबर 5 की हो सकती है। तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना है। दोस्तों यदि आपको इस मॉडल पेपर को क्विज अटेंड करना है तो आपको क्या करना है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक होगी, तो आपको क्या करना है उस लिंक पे क्लिक करना है। आप उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस मॉडल पेपर का क्विज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है उस लिंक पे क्लिक करके इस क्विज को जरूर अटेंड करना है। इससे आपकी रैंकिंग को पता चलेगा और आपकी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको सिंप्लीफाई करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, √0.25 इंटू √2.25 यहाँ पे लिखा है और अपने को यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बेसिक से बताऊंगा, तो बहुत ही ईजी है। तो चलिए एक बार इसे समझ लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से दशमलव हटा देते हैं। तो जब अपन यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25/100 आ जाएगा ना, और यहाँ पे अंडर रूट तो लगा ही रहेगा। इसी तरह से यहाँ से भी अपन अंडर रूट हटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 225, और दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और अंडर रूट हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, इतना आप सभी लोग को समझ आ गया ना। अब आपको क्या करना है, 25 किसका वर्गमूल होता है, 25 जो होता है तो किसका वर्गमूल होता है, 5 का होता है, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 100 का वर्गमूल होता है 10। इसी तरह से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 225 किसका वर्गमूल होता है, 15 को होता है, और 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 100 का वर्गमूल आ जाएगा 10। बस आंसर आ गया। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 15 × 5 कितना आ जाएगा, 15 × 5 बराबर 75 आ जाएगा, और बट्टे पे यहाँ पे कितना रहेगा, 100 रहेगा। तो आप 75 पे 100 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 75 पे आप जब 100 का भाग देंगे ना तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.75 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सब लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, 3 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ लिए और 1136, 7636 और 11628 वोट क्रमशः प्राप्त किए। जीत के उम्मीदवार ने कुल वोटों का कितने प्रतिशत प्राप्त किया आपको बताना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि 3 व्यक्ति चुनाव लड़े हैं, जिसपे पहले को 1136, दूसरे को 7636 और तीसरे को 11628 वोट मिली है। तो इसमें से कौन जीतेगा, आप सभी लोग सबसे पहले यही बताएं। तो इसमें से कौन जीतेगा, जिसने सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त किया। तो किसने प्राप्त किया है, 11628 वाले व्यक्ति सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त किया है, तो यही चुनाव में जीत जाएगा। तो आपको बताना है कि कितने % वोट से जीता है, ये आपको यहाँ पे ये बताना है। तो इसको अपन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन इन तीनों कैंडिडेट जितने भी वोट प्राप्त किए उन सभी को आपस में जोड़ देते हैं। तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, कुल वोट प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अपन यहाँ पे कुल वोट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, कुल वोट निकाल लेते हैं। कुल वोट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जितने कैंडिडेट है ना, कितने भी वोट प्राप्त किए हों उन सभी को आपस में यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे पहले कैंडिडेट 1136, दूसरा कैंडिडेट 7636 और तीसरा कैंडिडेट कितने वोट प्राप्त किया है, 11628 वोट प्राप्त किए हैं। इसको आपस में जोड़ देते हैं। जब आप इसे आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,400 वोट टोटल वोट आ जाएगी। इतना आ गई ना। अब आप सभी लोग बताएं इसमें से कौन सा कैंडिडेट जीता है। तो कौन सा कैंडिडेट जीता है, ये वाला कैंडिडेट जो है तो जीत गया है। अब आपको परसेंटेज बताना है कि परसेंटेज में कितने वोटों से जीतता है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11,628 बटे 20,400, और परसेंटेज निकालना तो आप यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 0 से 2 0 ये कट गए। अब आपको क्या करना है, 11,628 में 204 का भाग दे देना है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा 57%। ठीक है ना, उसने 57% वोटों से जीत प्राप्त की है। जब 11,628 में जब आप 204 का भाग देंगे ना तो यहाँ पे 57% ही आएगा। तो आप इसे चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी बताई गई है। यहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू बताई गई है π/8 बताई गई है। तो आपको बताना है कि कॉस अल्फा, कॉस 2 अल्फा, कॉस 4 अल्फा का मान कितना होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, आपको अल्फा की जगह इस मान को पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो चलिए अपन इसे सॉल्व करते हैं। तो अपन इसे जब सॉल्व करेंगे तो कॉस अल्फा की जगह अपन क्या लिखेंगे, π/8 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटू कॉस 2 π/8 ये आ जाएगा। और यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, इंटू कॉस 4 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, π/8 लिखेंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इसे सॉल्व कर देना है। लेकिन दोस्तों आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, यदि अपन इसे काट देते हैं, जब आप इसे काटेंगे 4 एकम 4 और यहाँ पे कितना अच्छा 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे कैसा क्वेश्चन बन रहा है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा π/8, ठीक है, कॉस π/8 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस π/4 और यहाँ पे आ जाएगा कॉस π/2। अब आप सभी लोग पता है कॉस π/2 का मान कितना होता है, यानी कि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 होती है, ठीक है ना। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब जब 0 में इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपसे पूछा है कि एक मीनार की चोटी का इसके आधार से 20 मीटर पर दूर एक बिंदु है, ठीक है, उन्नयन कोण 45 अंश है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सब लोग ध्यान से समझिएगा। एक मीनार की चोटी है का इसके आधार से 20 मीटर दूर एक बिंदु से उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई अपने को ज्ञात करना है। जैसे कि हमने एक मीनार बना दिया, ये अपनी एक मीनार है, ठीक है ना। मीनार के आधार से यानी कि इसके आधार से 20 मीटर दूर क्या है, एक बिंदु है। 20 मीटर दूर क्या है, एक बिंदु है। इस बिंदु को हमने मान लिया ये है, ठीक है ना। इस बिंदु को हमने मान लिया ए। यहाँ से लेके यहाँ तक का उन्नयन कोण कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक उन्नयन कोण है 45 अंश। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जब भी 45 अंश की बात आती है ना, जब भी 45 अंश की बात आती है तो 45 अंश के सामने वाला कोण 1 होता है और यहाँ पे भी 1 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे 1 रहेगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जब भी यहाँ पे 45 वाली बात आती है ना, 45 वाली बात आती है तो 45 डिग्री के सामने वाला 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। यानी कि जब भी 45 अंश आता है तो वहाँ पे लंब भी 1 रहता है और आधार भी वहाँ पे 1 रहता है। लेकिन क्वेश्चन पे दोस्तों आधार की वैल्यू 1 न दी गई, कितनी दी गई है, 20 मीटर दी गई है। यानी कि यहाँ से कितना गुना ज़्यादा है, यहाँ से 20 मीटर ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, अपन 1 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे उसका यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, यानी कि मीनार की ऊंचाई आ जाएगी 20 मीटर। आप सभी लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण कितना है, 16 सेंटीमीटर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक चित्र को ड्रा कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक चित्र बना लिया, ये इसका विकर्ण हो गया जिसकी लंबाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। आप इसे चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे 16 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। विकर्ण की लंबाई कितनी है, यहाँ पे 16 सेंटीमीटर इस विकर्ण की लंबाई है, ठीक है। इस विकर्ण की लंबाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ से यहाँ कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ भी 8 हो जाएगी और यहाँ से यहाँ भी 8 हो जाएगी। इतना आप सभी लोग समझ रहे हैं ना। ये विकर्ण जो है तो 16 सेंटीमीटर का एक विकर्ण है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक दूसरे विकर्ण एक दूसरे क्या करते हैं, एक दूसरे प्रतिच्छेद करते हैं। तो आधा विकर्ण यहाँ तक कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक कितने विकर्ण हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो इतना आप सब लोग समझ गए ना। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, इसका परिमाप कितना है, इसका परिमाप कितना है, 40 सेंटीमीटर है। और समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4a, यानी कि 4 इंटू भुजा ही होता है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 10 आ जाएगी, ठीक है ना। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये जो भुजा है ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, इन सभी भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। इतना तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे। अब दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे 8 लिखा है और यहाँ पे 10 लिखा है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं छोटे से त्रिभुज की, ये, ठीक है ना। यहाँ पे क्या क्या लिखा है आप सब लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 10 लिखा है दोस्तों, यहाँ पे 8 लिखा है और ये कैसा चतुर्भुज है, ये समकोण चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन पाइथागोरस से प्रमेय लगा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
ठीक है ना। जब आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि टोटल विकर्ण कितना आ जाएगा, 12 मीटर का। बस मैं आपको यही समझा रहा था, ये जो विकर्ण है ना 12 मीटर का आ जाएगा। तो अपने को ज्ञात हो गया कि पहला विकर्ण कितना है, 16 सेंटीमीटर का, और दूसरा विकर्ण कितना है, 12 मीटर का। इतना आप सब लोग को समझ आ गया ना। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। क्या होता है, पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण होता है। पहला विकर्ण यहाँ पे कितना है, पहला विकर्ण यहाँ पे बताया गया है 16, और दूसरा विकर्ण कितना बताया गया है, 12 बताया गया है। तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो अपन 16 पे जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 12 में अपन 8 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में जब अपन 8 का गुणा कराएंगे ना तो 96 इसका करेक्ट आंसर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे। यदि आपको ज़रा सा भी डाउट है ना तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जगह की साइटेज हो जाती है, जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे क्लियरली और भी नहीं बता पाता हूँ। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 15 और 20 से भाग देने पर कुछ शेष न बचे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे संख्या क्या है, संख्या है 10, 15 और 20 बताई गई है। संख्या क्या बताई गई है, 10, 15, 20 बताई गई है। अब आप सभी लोग मुझे बताएं, यहाँ पे अपन 10, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यहाँ पे अपन क्या ले लिए हैं, एलसीएम ले लिए हैं। अब आप सब लोग मुझे बताएं, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी संख्या क्या होती है 4 अंकों की, तो कौन सी होती है, 1000 होती है। अब आपको क्या करना है, इस 1000 पे 60 का भाग देते चल रहे हैं, ठीक है ना। इस 1000 पे आपको 60 का भाग देते चल रहे हैं। तो जब आप इसे 60 का भाग देंगे एक बार पे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 60 कम 60 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 40। अब आप सब लोग मुझे बताएं दोस्तों, यहाँ पे 40 पे क्या जोड़े, ये 60 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। आपको बताना है कि इस 40 पे आपको क्या जोड़ना पड़ेगा कि 60 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप सब लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें यदि अपन 20 जोड़ देते हैं तो ये 60 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे किसकी कमी नज़र आ रही है, 20 की कमी नज़र आ रही है। किसकी कमी दोस्तों नज़र आ रही है, 20 की कमी नज़र आ रही है। तो आपको क्या करना है, इस छोटी संख्या पे ना आपको क्या करना है, 20 को ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1020 आ जाएगा। इतना आप सभी लोग समझ गए ना दोस्तों, बस यही सिंपली इस क्वेश्चन पे करना है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा तो मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे 40 बचे ना, तो अपन 40 पे क्या जोड़े कि वो पूरी तरह से 60 हो जाए, यानी कि पूरी तरह से 60 से डिवाइड हो जाए। तो आप बोलोगे कि इस पर 20 जोड़ दीजिए आप, तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आप जोड़ेंगे ना, या फिर आपको क्या करना है, 60 और 40 का आपको अंतर ले लेना है। 60 माइनस 40, 60 माइनस 40 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और इस 20 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, बस इतना तक आपको करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको आई का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपन दोस्तों क्या करेंगे, आई स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो आप सभी लोग को पता है कि आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1 होता है। आप सभी लोग जानते भी हैं, ठीक है। तो आपको दोस्तों क्या करना है, आपको आई का वर्गमूल निकालना है। क्या करना है, आई का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, आई का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सभी लोग जानते होंगे कि आई बराबर क्या होता है। तो आई बराबर होता है a प्लस आई वी होता है। तो आपको इसका क्या करना है, आपको इसका वर्गमूल निकालना है, यही करना है ना। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। तो जब आप इसे दोनों पक्षों पे वर्ग करेंगे तो यहाँ तरफ क्या आ जाएगा, यहाँ तरफ आई आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2ab आई आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2ab आई आ जाएगा। इतना आप सब लोग समझ गए ना। आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है a प्लस आई वी होता है। आप सब लोग पढ़े भी होंगे, a बराबर क्या होता है, a प्लस आई वी होता है, ठीक है ना। इसका अपन वर्गमूल निकालेंगे तो आप सब लोग यहाँ पे देखेंगे √i लिखा है और यहाँ पे लिखा a प्लस आई वी लिखा है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों में इसका वर्ग कर देंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आप सब लोग को यह पता होगा कि
आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर बराबर होता है -1। या फिर आपको नहीं पता ना तो आपको यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे जब आई स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा। तो इतना आप सब लोग को पता चल गया ना, आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1 होता है। तो बस आई स्क्वायर की जगह -1 आपको यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा आई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, जिस पे आई है ना उसको अपन अलग कर लेंगे और जिस पे आई नहीं है उसको अपन अलग कर देंगे, यानी कि वास्तविक भाग को अलग करेंगे और अधिकल्पित भाग को यहाँ पे अलग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 2abi बराबर आई आ जाएगा। तो जब आप इसे काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक ना, यानी कि 2ab बराबर 1 आ गया। इतना आप सब लोग को समझ आ गया ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपन यहाँ से ए की वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो ए की वैल्यू को जब अपन फाइंड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। इतना आ गया ना, यहाँ पे 2 भी आएगा, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2b आ जाएगा। ठीक है ना, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 1/2b आ गई। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब ये वाले समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर आ गया। अब आपको क्या करना है, ए स्क्वायर की जगह ए की जगह आपको क्या करना है, 1/2b पुट कर देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2b का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। ठीक है ना, इतना आप सब लोग को समझ आ रहा है ना। तो दोस्तों आप जब 2b स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 1/4b स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा b4 और यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों अपन बी स्क्वायर का यहाँ पे 3 गुणा करेंगे तब यहाँ पे b4 आएगा और यहाँ पे कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। ठीक है, अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को यहाँ पे b बस फाइंड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/4 और यहाँ पे आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो जब आप इसे इतना करेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा धन ऋण 1/√2। इतना तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे, बहुत ईजी है। यदि आपको नहीं समझ आ रहा ना, ये वाला स्टेप आपको नहीं समझ में आता हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे b4 लिखा ना, ठीक है b4 यहाँ पे लिखा है, तो सबसे पहले अपन को क्या, अब दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से ए की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे, जैसे मैंने वहाँ पे ए की वैल्यू को फाइंड किया था, अब आपको बी करना पड़ेगा। उसी तरह से आप बी का पक्षांतर वहाँ पे कर देंगे, तो इसी तरह उसकी जगह ए की जगह आपको बी का वैल्यू अब लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ से ए की वैल्यू, तो दोस्तों इसी तरह से अब ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू भी एज इट इज आएगी, यानी कि कितनी आ जाएगी, धन ऋण 1/√2। इसी तरह से ए की वैल्यू ये आ गई और बी की वैल्यू ये आ गई। अब आपको क्या करना है दोस्तों, मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों यहाँ पे आई का वर्गमूल क्या आ जाएगा, आप सभी लोग बताएं। तो मैंने आई का वर्गमूल क्या माना था, आई का वर्गमूल मैंने माना था, आई का वर्गमूल मैंने माना था a + i माना था। ए की वैल्यू कितनी आई हुई है, ए की वैल्यू आई है 1/√2 और बी की वैल्यू कितनी आई है, बी की वैल्यू आई है 1/√2। ठीक है, धन ऋण आया है इसलिए मैंने धन ऋण को कॉमन ले लिया। ठीक है, यही जो है तो √i का वर्गमूल कहलाएगा। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आप इसे सुधार लीजिएगा, यहाँ पे धन ऋण भी रहेगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, इसका 30वां पद आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, इसका 30वां पद आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप सभी लोग मुझे दोस्तों ये बताएं कि ये कौन सी श्रेणी है, ये कौन सी श्रेणी है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यदि अपन 7 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा, ऋण 3 आएगा। 4 से यदि अपन 7 को घटाएंगे तो ऋण 3 आएगा। इतना आ रहा ना, यानी कि आपको पता चल गया कि यह श्रेणी जो है तो समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी पे यदि अपन nवें पद को निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है a + n - 1d। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन पे तो nवें पद के लिए बोला नहीं है, कौन से पद के लिए बोला है, 30वें पद के लिए बोला है। तो n की जगह क्या आ जाएगा, n की जगह यहाँ पे आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे a की जगह क्या आ जाएगा, a की जगह यहाँ पे 10 आ जाएगा। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, डिफरेंस यानी कि d, यहाँ पे कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। तो बस आप इतना लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो n की जगह अपन क्या लिखेंगे, d 30 लिखेंगे, a की जगह अपन क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और d की जगह अपन क्या लिखेंगे, d की जगह अपन लिखेंगे -3 लिखेंगे। बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
तो दोस्तों अपन इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 ऋण यहाँ पे कितना आ जाएगा 29 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है ना, इतना आ गया ना। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे T30 तो लिखा ही रहेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 29 यहाँ क्या होता है 29 यहाँ होता है 87, यानी कि 10 माइनस 87 लिखा होता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा -77 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे भी एक श्रेणी दी गई है। अब आपको बताना है कि इसके 3 पदों का योग कितना होगा, आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम पे एक समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछा जाता है और एक गुणोत्तर श्रेणी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अपन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आप सब लोग ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी पे जो सर्वानुपात होता है ना, गुणोत्तर श्रेणी पे जो सर्वानुपात होता है वो एक तरह से बराबर होता है। जैसे कि समांतर श्रेणी में सर्वांतर बराबर होता है, इसी तरह से गुणोत्तर श्रेणी पे सर्वानुपात बराबर होता है। ठीक है, दोनों एक ही रहते हैं। वहाँ पे आप घटा जोड़ के आप चेक करते थे, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे 30 है ना, 30 में अपन यदि 10 का भाग देंगे तो यहाँ पे 3 आ रहा है। इसी तरह से यदि अपन 90 में 30 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है। यानी कि आपको भाग देके यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, गुणोत्तर श्रेणी पे सर्वानुपात यानी कि R, वहाँ पे डिफरेंस चेक करते थे और यहाँ पे अपन सर्वानुपात जिसे अपन R से डिनोट करते हैं, आपको यहाँ पे R को चेक करना पड़ेगा। R को कैसे चेक करेंगे, दूसरे पद में पहले पद को भाग देके। ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये श्रेणी कौन सी है और आपको कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं। तो अपने को ये क्लियर होगा कि ये श्रेणी जो है तो कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, यानी कि GP है। तो यहाँ पे इसका प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद जो आगे लिखा रहता है ना वही इसका प्रथम पद कहलाता है। यानी कि A की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, A की वैल्यू यहाँ पे आ गई 10 और R की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि सर्वानुपात। सर्वानुपात यहाँ पे कितना आ रहा है, सर्वानुपात आ रहा है 3। मैंने आपको बताया था कैसे आ रहा है, यदि आप 30 में 10 का भाग देंगे तो 3 आएगा, यदि आप 270 में 90 का भाग देंगे तो 3 आएगा, या फिर 90 में आप 30 का भाग देंगे तो 3 ही आएगा। इतना आप सब लोग समझ गए ना। अब आपको क्वेश्चन पे क्या बोला, 3 पदों का योग अपने को ज्ञात करना है, यानी कि अपने को S3 अपने को ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम पे पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रहेगा SNA इंटू RN-1 बटे R-1 होता है। आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी फॉर्मूले पे इन सभी वैल्यू को पुट कर देंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अपन क्या करते हैं, इस फॉर्मूले पे A, R और N की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, S3 बराबर A की वैल्यू कितनी है 10 आई हुई है, ठीक है, इंटू R की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई हुई है 3 आई हुई है, N की वैल्यू कितनी है 3 है, -1 बटे R यानी कि 3 - 1, इतना आ गया ना। बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 इंटू 3 का घन कितना होता है, 3 का घन होता है 27। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 27 - 1, ठीक है। और अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 - 1 यानी कि 2 आएगा यहाँ पे, इतना आ गया ना। और यहाँ पे S3 तो लिखा ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे S3 बराबर 10 इंटू 26 बटे 2। तो 2 से अपन 26 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो 10 और 13 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 130। कौन से ऑप्शन पे दिए हैं, ऑप्शन नंबर A यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, सॉरी ऑप्शन नंबर B यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे क्या बोला है, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड में कौन सा प्रतिशत अपने को ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कितने मिनट बोला है, 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट 10 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 60 प्लस 10 सेकंड, यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे टोटल 70 सेकंड आ जाएगा। कितने सेकंड आ गए, टोटल 70 सेकंड आ गए। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, आधे घंटे का 70 सेकंड का कौन सा प्रतिशत है। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा, आधे घंटे का 70 सेकंड का कौन सा प्रतिशत है, यानी कि क्वेश्चन इस टाइप से बनना चाहिए। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन घुमा के लिखा गया था, इसलिए आपको प्रॉब्लम आती है। तो चलिए अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपन क्या लिखेंगे, 1 मिनट 10 सेकंड की जगह 70 सेकंड लिखेंगे। आधे घंटे का बोला ना, आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं,
मिनट होते हैं। लेकिन दोस्तों अपन इसमें इसको क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज के लिए अपन क्या करते हैं, 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, इतना आ गया ना। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पे बचेगा 3 × 6 यानी कि 7/18 बचेगा। क्या बचेगा, 7/18 यहाँ पे बचेगा। कितना बचेगा, 7/18। तो जब आप 7/18 का भाग देंगे तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। यानी कि जब आप 7/18 का भाग देंगे तो आ जाएगा 3.89% यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या आपको ज्ञात करना है, लंबवत दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पे बिंदु क्या बताए गए हैं, -32 से रेखा 3x + 4y - 16। दोस्तों यहाँ पे इक्वेशन क्या रहेगी, रेखा की इक्वेशन रहेगी 3x + 4y बराबर -16। यहाँ पे लिखा हुआ है, गलती से यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे -16 रहेगा। क्या रहेगा, 3x + 4y बराबर -16। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे। तो जब आप इसका पक्षांतर करेंगे ना तो इस तरह से आ जाएगा 3x + 4y + 16 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस लिखा है और यहाँ पे भी माइनस लिखा हुआ है, इसलिए अपन यहाँ पे पक्षांतर करें ना तो +16 पे यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, इतना आप सब लोग समझ गए ना। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, इसकी लंबवत दूरी ज्ञात करना है। तो आप सभी लोग को पता होगा दोस्तों, जब भी अपन लंबवत दूरी ज्ञात करते हैं ना तो जो x और y के साथ लिखा रहता है उसी का आपस में वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पे x के साथ क्या लिखा है, 3 लिखा है, और y के साथ यहाँ पे क्या लिखा है, 4 लिखा है। इसका आपस में वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप सब लोग समझ गए ना। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात और समझना पड़ेगा, यहाँ पे बिंदु भी दिए गए हैं। यहाँ पे बिंदु क्या बताई गई है, -3 और यहाँ पे 2 बताई गई है। इससे अपने को क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे अपन x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह -3 लिखेंगे और y की जगह अपन क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x की जगह -3 और 2 की जगह y की जगह 2 को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अपन यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 × -3 और यहाँ पे आ जाएगा 4 × 2 + 16। ठीक है ना, इतना आ गया ना। अब आपको क्या करना है, 4 का स्क्वायर अपन करेंगे तो 16 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। इतना आ गया ना, बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे लिखेंगे -9 + 8 और यहाँ पे कितना रहेगा, 16 रहेगा और यहाँ पे 5 तो आ जाएगा। ठीक है ना, 25 आएगा। 25 का वर्गमूल आप जब करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो जब आप इसे 9 से यदि आप 8 घटा देते हैं तो कितना आएगा, -1 आएगा। 9 से जब आप -9 से जब आप 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, और -1 से जब आप 16 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15 आ जाएगा और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, इतना आ गया ना। इस तरह से दोस्तों इसकी लंबवत दूरी कितनी आ गई, 3 आ गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट हो ना तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन -16 पे रहेगा और यहाँ पे भी -16 रहेगा, तभी दोस्तों इसका आंसर 3 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y = 0 पर रेखा y = 0 पर बिंदुओं 3 - 5 एवं 4 7 को जोड़ने वाली रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, y = 0 बताया गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे m1 y2 + m2 y1 + m1 + m2, ये वाले फॉर्मूले को तो आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, बस उसी का यहाँ पे सिंपली यूज होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, y2 y1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा और अपने को क्या निकालना है, m1 + m2 को अपने को निकालना है और y की वैल्यू यहाँ पे 0 बताई गई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, y2 और y1 की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y2 की वैल्यू आ जाएगी -5 और y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y1 की वैल्यू आ गई 7। बस आप इसे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अपन इसे रख रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, m1 y2 कितना है, y2 यहाँ पे 7 है। ठीक है ना, और यहाँ पे कितना रहेगा m2 प्लस और यहाँ पे कितना था, -5 था। ठीक, मैंने यहाँ पे कोष्टक पे कर लिया और यहाँ पे m1 है
और यहाँ पे कितना है m2 है, और यहाँ पे तो 0 है ही। अब आप इसे तिर्यक गुणा करा देंगे, तो जब आप इसके साथ एक गुणा होगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 7m1 माइनस 5m2 बराबर 0। इतना आ गया ना। अब आपको क्या करना है, इसका पक्षांतर कर देना है। तो जब आप इसका पक्षांतर करेंगे तो 7m1 बराबर 5m2। अपने को क्या निकालना है, m1 बटे m2 निकालना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/7। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग समझ गए ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला है कि जेड अक्ष की द्विकोजाओं के वर्गों का योग कितना होता है। जेड अक्ष की द्विकोजाओं के वर्गों का योग कितना होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जेड अक्ष की द्विकोजा कितने होते हैं। जेड अक्ष की द्विकोजा होती हैं 0, 0, 1 होती है। इसका आपको वर्ग करना है और आपको इसको जोड़ देना है। तो जब आप 0 का वर्ग करेंगे तो 0 आएगा, 0 का वर्ग करेंगे तो 0 आएगा, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 के साथ किसी को भी जोड़ते हैं तो 1 ही आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे आपको cot x का अवकलन ज्ञात करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं। तो cot x का अवकलन क्या होगा आप सभी लोग बताएं। इसके लिए मैं आपको 2 सेकंड की टाइमिंग देता हूं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, cot x का अवकलन होता है हमेशा माइनस cosec स्क्वायर x होता है। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आप सब लोग समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला है कि log e(x) का अवकलन गुणांक क्या होगा। आपको बताना है कि d/dx log x इंटू एक्स, इसका अवकलन गुणांक क्या होगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका अवकलन गुणांक आ जाएगा 0। ठीक है ना, इसका अवकलन गुणांक क्या रहेगा, 0 रहेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनके बीच क्या संबंध है। a प्लस बी बराबर a माइनस बी, इस तरह से है। तो आपको बताना है कि इनके बीच कौन सा संबंध है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका दोनों पक्षों पे वर्ग करना पड़ेगा। तो जब आप इसे दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। इतना आ गया ना, इतना यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये कट गए, ये कट गए और ये कट गए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बचेगा 2ab बराबर माइनस 2ab। तो आपने इसी का यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे 2ab है ना, आप इसको भी आप पक्षांतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2ab बराबर 0, यानी कि 4a इंटू बी बराबर 0, यानी कि a इंटू बी बराबर 0। इससे अपने को पता चलता है कि जो सदिश a और सदिश b है ये एक दूसरे पर परस्पर लंब हैं। ठीक है ना, जब 90 डिग्री का कोण होगा तब यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है कि a और b परस्पर लंब हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत कितना है, 12.4 रन प्रति विकेट है, वह अपनी अगली पारी में 5 विकेट लेकर 26 रन देता है, जिसके कारण उसका औसत क्या हो जाता है, 0.4 रन कम हो जाता है। अंतिम मैच में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या अपने को ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो यहाँ पे औसत है ना 12.4 और यहाँ पे 0.4 है, इनको आपस में घटा देते हैं, क्योंकि औसत दिया है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 बस आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना तो आप मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले प्रोसेस से सॉल्व कीजिएगा। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 12.4 और अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 26 में अपन 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 26 में अपन जब 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5.2 आ जाएगा। ठीक है ना, 5.2 आ गया, इतना आ गया ना। और एवरेज कितना आ रहा है टोटल, 12.4 से जब अपन इसको घटाएंगे तो कितना आ रहा था, 12 आ रहा था। ठीक है ना, अब अपन क्या करेंगे, इसे मिक्सचर एंड एलिगेशन वाली प्रोसेस से सॉल्व कर देंगे। तो 12 में से यदि अपन 5.2 को हटा देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6.8 आ जाएगा। और यदि अपन 12.4 से 12 को घटा देते हैं तो 0.4 आ जाता है, यानी कि औसत कितना आ जाता है, 0.4, जो कि क्वेश्चन पे बताया गया है।
अब दोस्तों अपन को क्या करना है, इनका रेशियो निकाल लेना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 68 और यहाँ पे 4 आ जाएगा, इतना आ गया ना। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा 4 एकम 4 और यहाँ पे आ जाएगा 17, यानी कि 17:1 का यहाँ पे रेशियो आ जाएगा। अब क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, लास्ट मैच में कितने विकेट लेता है। लास्ट मैच में वह 5 विकेट लेता है, यानी कि लास्ट मैच में वह 5 विकेट लेता है। लास्ट मैच में कितने विकेट लेता है, 5 विकेट लेता है, यानी कि एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी बताई गई है, 5 बताई गई है। जब दोस्तों एक की वैल्यू यहाँ पे 5 बताई गई है तो यहाँ पे 17 की वैल्यू भी 5 बताई गई होगी। तो यहाँ पे 17 पन्ने क्या आ जाएगा, 17 पन्ने यहाँ पे आ जाएगा 85, यानी कि लास्ट मैच में वह 85 विकेट लेता है। ठीक है ना, 85 विकेट उसके द्वारा औसत विकेट लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सब लोग समझ गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट ना तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12,500 रुपये की राशि 4 वर्षों में 15,500 रुपये हो जाए तो ब्याज की दर क्या होगी। ये क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों आप सब लोग बताएं, यहाँ पे मूलधन भी दिया है और यहाँ पे मिश्र धन भी दिया है, तो अपन ब्याज कैसे निकालेंगे। तो अपन मूलधन से मिश्र धन को घटा देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15,500 में से यदि 12,500 को घटा देते हैं तो कितना आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा 3,000 आ जाएगा। ब्याज कितनी आ जाएगी, 13,000 आ जाएगी। और दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय होता है। क्या होता है, दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय होता है। ब्याज कितने आ गए हैं, 3,000 आ गए हैं, इंटू अपन 100 करेंगे। मूलधन कितना है 12,500 और यहाँ पे समय कितना दिया है, समय यहाँ पे 4 वर्ष दिया है। आप सब लोग देख सकते हैं 4 ईयर यहाँ पे बोला भी है। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, अपन इसको काटेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। 25 एकम 25 और 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे ब्याज कितनी आ गई, यहाँ पे ब्याज की दर आ गई 6%। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है 9, 19, 39, 79 और यहाँ पे लिखा है 159 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यदि अपन 9 पे 10 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 19 आ जाता है। ठीक है, यदि अपन 19 में प्लस 20 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 39 आ जाता है। इसी तरह से दोस्तों 79 लाने के लिए अपन 39 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 40 को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये जो संख्या लिख रहते हैं ना इनका दोगुना होता चलता है। इसी तरह से यदि अपन 40 का दोगुना करेंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है ना, 80 पे यदि अपन 79 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 159 आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, 80 का दोगुना क्या होता है, 80 का दोगुना होगा 160। इस 160 को 159 में ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, अपन क्या करेंगे 160 में 159 को जोड़ देंगे तो बस इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 319। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसे आप सभी लोग को ध्यान से समझना पड़ेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, 2 आदमी अथवा 3 औरतें अथवा 4 लड़के किसी काम को 20 दिन पे समाप्त करते हैं, यानी कि 2 मैन किसी काम को 20 दिन पे समाप्त करते हैं, या फिर 3 वुमेन किसी काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 20 दिन पे समाप्त करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है, आप सब लोग याद रखिएगा। और या फिर 4 लड़के किसी काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 20 दिन पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 20, 20 और 20 ये तीनों पे कॉमन है, इसलिए अपन क्या करते हैं, इसे काट देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 मैन बराबर 3 वुमेन बराबर 4 बॉयस आएगा, इतना आ गया ना। अब आपको क्या करना है, 2, 3 और 4, क्या करना है 2, 3 और 4, इनका आपको एलसीएम ले लेना है। क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है ना, 12 आ गया ना। अब आपको क्या करना है, इस 12 को तीनों से डिवाइड कर देना है, यानी कि 2 मैन बराबर 12/2 वुमेन, सॉरी यहाँ पे 3 वुमेन थे, और यहाँ पे अपन क्या लेंगे 12/4 बॉयज़। इस तरह से अपन लिख दिए ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यानी कि 6m बराबर 4m बराबर यहाँ पे कितना आया था दोस्तों, यहाँ पे आया था 3।
3 बॉयज़। इतना आ गया ना दोस्तों। आई होप आप सभी लोग को क्लियर हो गया होगा। इससे अपने को पता चल गया कि ये मैं आपको यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। इससे आपको क्या पता चल गया कि यहाँ पे 6 मैन है, वुमेन कितनी है, 4 वुमेन है, और यहाँ पे 3 बॉयज़ हैं। इतना आप सभी लोग को पता चल गया ना। लेकिन दोस्तों इससे अपने को काम नहीं चलेगा। अपने को क्या यहाँ पे निकालना पड़ेगा, अपने को यहाँ पे टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क अपने को निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क अपन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। टोटल वर्क अपन कैसे निकालेंगे आप सब लोग मुझे बताएं। तो टोटल वर्क अपन ऐसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था 2 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। या फिर 3 औरतें किसी काम को 20 दिन में करते हैं। या फिर 4 लड़के किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। तो आपको क्या करना है, एम की जगह आपको 6 रखना पड़ेगा, या फिर डब्ल्यू की जगह आपको 4 रखना पड़ेगा, या फिर बी की जगह आपको 3 रखना पड़ेगा किसी एक में। तो अपन क्या करते हैं, अपन इसको बस ले लेते हैं। क्योंकि दोस्तों अपन किसी में भी किसी एक की वैल्यू को पुट करेंगे ना, वही आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे अपन एम की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, और यहाँ पे टोटल वर्क आ जाएगा 240। इसी तरह से दोस्तों यदि आप डब्ल्यू के लिए पुट करते हैं, यानी कि यहाँ पे डब्ल्यू की जगह आप 4 पुट करेंगे, तो भी इसके यहाँ आंसर 240 आएगा, यानी कि कार्य यहाँ पे समान आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे टोटल वर्क आ जाएगा। अपन किसको ले रहे हैं, अपन यहाँ पे ले रहे हैं 2 मैन इंटू 20। इतना रखना। एम की जगह अपन क्या लिखेंगे, एम की जगह अपन लिखेंगे 6 इंटू 20। तो 6 दूनी 12, और 12 में 20 अपन का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240। यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क यहाँ पे आ गया 240, ठीक ना। टोटल वर्क यहाँ पे कितना आ गया, टोटल वर्क यहाँ पे आ गया 240। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, इस 240 काम को 3 मैन 3 वुमेन कितने दिन में इस काम को पूरा करेंगी, अपने को ये ज्ञात करना है, ठीक है। मैन की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैन की जगह आपको 6 लिखना पड़ेगा, और वुमेन की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था वुमेन की जगह आपको 4 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 + 12 बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 3 आदमी और 3 औरतें 240 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 3 औरतें और 3 आदमी, यानी कि ये दोनों मिला के 30 काम करते हैं। तो 240 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, आपको इसको भाग देना है 240 पे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 दिन पे। यानी कि उस टोटल काम को 3 औरतें और 3 आदमी मिलकर 8 दिन पे समाप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों मैंने इसको आपको काफ़ी मेहनत से समझाया है, होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है ना, आप मेरे को टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। वैसे मैं आपका सबका रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। दोस्तों फिजिक्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो चलिए फिजिक्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है 21। इस क्वेश्चन पे बोला है कि अर्धचालक बनाने के लिए किस प्रकार के बंधों का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी लोग बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो अर्धचालक होते हैं ना, इसको बनाने के लिए सहसंयोजक बंधों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे किरणों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको बताना है कि एक्सरे किरणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे सिंपल वे पे पूछा है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि एक्सरे किरणें प्रकाश की गति से चलती हैं, ये सही है। ये परिवर्तित व अपवर्तित दोनों हो सकते हैं, ये भी सही है। ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। लेकिन क्वेश्चन पे क्या बोला है, इनकी भेदन क्षमता कम होती है। तो ये यहाँ पे गलत रहेगा। लेकिन आंसर के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बॉयल के नियम के संदर्भ में सही कथन है। तो बॉयल का नियम क्या कहते हैं, स्थिर तापमान पर गैस का आयतन जो है ना, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या बोलता है बॉयल का नियम, बॉयल का नियम कहता है स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। ये बॉयल का नियम कहता है। तो कौन से ऑप्शन पे ऐसा कथन लिखा है, तो लिखा है ऑप्शन नंबर बी पे, ठीक है ना। दबाव गैस के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक पत्थर ऊर्ध्वाधर फेंके जाने पर 1 सेकंड में 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। आपको बताना है कि जहाँ एस की वैल्यू क्या बताई गई है, जहाँ एस बताई गई है 80
टी माइनस 16t²। तो 2 सेकंड बाद उसका वेग क्या होता है, यानी कि यहाँ पे विस्थापन क्या बताया गया, विस्थापन बताया गया है 80t माइनस 16t², यहाँ पे बताया गया है। तो आप सभी लोग मुझे बताएं दोस्तों, वेग बराबर क्या होता है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन में परिवर्तन, यानी कि विस्थापन परिवर्तन की दर को अपन वेग कहते हैं। ठीक है, विस्थापन परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो यहाँ पे एस क्या लिखा गया है, एस बताया गया है 80t माइनस 16t²। अपने को क्या करना है, इसमें परिवर्तन करना है। तो दोस्तों परिवर्तन करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, टी के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, टी के सापेक्ष इसका अपन अवकलन कर देते हैं। तो विस्थापन परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 80 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 × 2t आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे वेग बराबर कितना आ जाएगा, वेग बराबर आ जाएगा 80 माइनस 32t, और t की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन पे कितनी बताई गई है, t की वैल्यू क्वेश्चन पे बताई गई है 2। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, t की वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 माइनस 32 × 2, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 दूनी 64 आ जाएगा, और यहाँ पे 80 रहेगा। तो यदि आप 80 से 64 को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यदि आप 80 से 64 को हटा देंगे तो 16 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16 मीटर प्रति सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है। तो आपको इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी इसकी, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mgh हो जाएगी। तो m यानी कि मास कितना है यहाँ पे 10 किलोग्राम है, जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू हो जाएगी 9.8, और एच की वैल्यू कितनी बताई गई क्वेश्चन पे 10 मीटर बताई गई है। कितनी बताई गई है, 10 मीटर बताई गई है। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, तो दोस्तों अपन इसे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे दशमलव अपन हटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 10 × 98, और यहाँ पे आ जाएगा 10, दशमलव हमने हटाया ना तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 1 0 10 से 10 ये कट गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 980 जूल, यानी कि इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी 980 जूल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट होता है तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है ना, इसलिए उसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि जो सूर्य होता है ना, उसमें ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, नाभिकीय संलयन विधि द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, दो समांतर दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अनंत प्रतिबिंब को देखा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोकपल किसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो थर्मोकपल किसके द्वारा बनाए जाते हैं, दो सदस्य अधातुओं द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं, दो सदस्य अधातुओं द्वारा बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय मिश्रण समुद्र के अंदर गोताखोरों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो जो गोताखोर होते हैं किसको उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन को उपयोग करते हैं और हीलियम को उपयोग किया करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जर्मन सिल्वर पे सिर्फ सिल्वर नहीं पाई जाती, बाकी सभी धातु पाई जाती हैं। जैसे कॉपर पाई जाती है, जिंक पाई जाती है और निकेल पाई जाती है। ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जर्मन सिल्वर पे सिल्वर नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर पे मंदक का प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का उपयोग क्यों किया जाता है, न्यूट्रॉन की चाल को धीमा करने के लिए। क्या करने के लिए किया जाता है, न्यूट्रॉन की चाल को मंद करने के लिए मंदक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण वस्तु पर कैसा आवेश होता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की जब कमी होगी ना तो वहाँ पे धनावेश आ जाएगा। तो कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शुद्ध चालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर किस प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। आपको बताना है कि जैसे एक शुद्ध अर्धचालक है ना, उसमें अपन त्रिसंयोजी यानी कि 3 संयोजकता वाली अशुद्धि को मिला देते हैं तो किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है, आपको बताना है। तो किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है, एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। और पंच संयोजी अशुद्धि अपन मिला देते हैं, वहाँ पे कौन सा अर्धचालक प्राप्त होता है, पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण
जल को ठंडा करते हैं। तो किस क्रिया के द्वारा जल को ठंडा करते हैं? वाष्पीकरण विधि द्वारा जल को ठंडा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक यानी कि पेंडुलम घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि क्या होता है? उनकी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, यहाँ पे धातु दी गई है, इन धातुओं को उनके घनत्व के आधार पे बढ़ते क्रम पे व्यवस्थित करना है। ठीक है, यानी कि बढ़ते क्रम पे आपको व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन अभी HWB के जो एग्जाम हुए थे ना उसमें पूछे गए थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? तांबा आएगा, इसके बाद सीसा आएगा, इसके बाद सोना आएगा और इसके बाद क्या आएगा? प्लेटिनियम आएगा। यानी कि 3, 4, 2, 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग कमान कितना है? यानी कि पृथ्वी पर पलायन वेग कमान कितना होता है? सिंपल से पूछा है, तो कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटर जिसका द्रव्यमान कितना है? 500 किलोग्राम है, 15 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिशील है। ब्रेक लगाने के बाद उसकी गति कितनी हो जाती है? 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। ब्रेक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध बल कमान कितना होगा? अपने को ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 फॉर्मूले लगेंगे। फॉर्मूले कौन कौन से लगेंगे मैं आपको बता दूं। V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है U धन AT होता है। तो यहाँ से अपने को क्या ज्ञात करना पड़ेगा? यहाँ से अपने को A की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे टाइम भी दिया गया है और यहाँ पे प्रारंभिक वेग भी दिया गया है और अंतिम वेग भी दिया गया है। यानी कि अपने को यहाँ से क्या पता करना पड़ेगा? त्वरण को बस पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसे अपन व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा V माइनस U। ठीक है ना, यहाँ पे भी यहाँ पे लिखा है, U को अपन पक्षांतर कर देंगे V माइनस U और यहाँ पे कितना आ जाएगा? T आ जाएगा। अब यहाँ पे अंतिम वेग कितना है? 15 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक वेग कितना था? 5 था। और यहाँ पे समय कितना बताया गया है? समय बताया गया है 5 सेकंड। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10/5। तो 10 में यदि अपन 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगी। यानी कि A की वैल्यू कितनी आ गई? 2। A की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब क्वेश्चन पे क्या बोला? प्रतिरोध बल। बल बराबर क्या होता है? F बराबर ma होता है। F बराबर क्या होता है? ma होता है। M की वैल्यू क्वेश्चन पे कितने बताई गई है? 500 बताई गई है। और A की वैल्यू कितनी अभी हमने ज्ञात की है? 2 ज्ञात की है। तो यहाँ पे F बराबर क्या आ जाएगा? F बराबर यहाँ पे आ जाएगा 1000 न्यूटन। कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है? तो कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है? एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुएं की लाल दवा के नाम से कौन सी दवा प्रयुक्त की जाती है? तो कौन सी दवा प्रयुक्त की जाती है? KMNO4 दवा प्रयुक्त की जाती है। आपको याद रखना है कि जो कुएं की लाल दवा जैसे अपने बोलचाल पे प्रयुक्त करते हैं उस दवा को अपन क्या बोलते हैं? KMNO4 क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट अपन उसे बोलते हैं। ठीक ना, इसे अपन कुएं की दवा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन चल रहे हैं तो आप सब लोग को ध्यान से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अणु अनुचुंबकीय है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु अनुचुंबकीय है। तो कौन सा अणु अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन का अणु जो है तो अनुचुंबकीय है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण क्रिया में क्या होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑक्सीकरण क्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, NPCIL रावतबाटा साइट में जो एग्जाम हुआ था 2019 पे, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो एग्जाम पे पूछा जा सकता है, ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको IUPAC नाम ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका IUPAC नाम रहेगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राइयोल रहेगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसे व्यवहारिक भाषा पे ग्लिसरॉल भी कहते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है? IUPAC नाम बोला है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? प्रोपेन 1,2,3 ट्राइयल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषित जल में ऑक्सीजन किस रूप में व्यक्त की जाती है? आपको बताना है कि जो प्रदूषित जल होता है उसमें ऑक्सीजन किस रूप में व्यक्त की जाती है। तो किस रूप में व्यक्त की जाती है? BOD के फॉर्म पे व्यक्त की जाती है, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बहुलक अज्वलनशील है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक अज्वलनशील है। तो कौन सा बहुलक अज्वलनशील है? नियोप्रिन जो है तो अज्वलनशील है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके हुए अंगूरों में क्या होता है?
आपको बताना है कि पके हुए अंगूरों में क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पके हुए अंगूरों पे ग्लूकोज होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। आपको बताना है कि जो आदर्श गैस की ऊर्जा होती है किस पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है, मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, आप सभी लोग बताएं। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचने वाले पदार्थ को परिरक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिरक्षक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। दोस्तों आपको किसी भी तरह का डाउट है ना, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। दोस्तों यदि आपको इस मॉडल पेपर का क्विज अटेंड करना है तो आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक होगी, तो आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करना है। आप उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस मॉडल पेपर का क्विज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करके इस क्विज को जरूर अटेंड करना है। इससे आपकी रैंकिंग को पता चलेगा और आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है।